जी अस्सलाम वालेकुम। IFRS 8 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, IFRS 8 डिस्क्लोजर्स से रिलेट करता है स्टैंडर्ड। यकीन एंटिटीज़ पे लगेगा हुज डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर कोटेड इन अ पब्लिक मार्केट, या फिर ऐसी एंटिटीज़ डेट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कोटेड, और इफ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर सेपरेट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो दोनों बना रही है एक एंटिटी, तो फिर याद रखिएगा स्टैंडर्ड सिर्फ किस पे लगेगा, कंसोलिडेटेड। यानी IFRS 8 के फिर डिस्क्लोजर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देंगे, या सिर्फ कंसोलिडेटेड में देंगे। जैसे हमने कंसोलिडेशन पढ़ी ना, तो उसमें पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती थी, सब्सिडरी की सेपरेट होती थी, हम उनको इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड बनाते थे। तो फिर जो पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उस पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, बल्कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये लगेगा। अच्छा जी, अगला सवाल है कि हमारे कुछ ना ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होंगे, उनको हम एग्रीगेट करेंगे, तो उनके एतबार से कुछ डिस्कशन है, उसको मैं ज़रा रिज्यूम करता हूँ। इससे पहले मैं एक डिस्कशन कर लूँ कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या हैं। अच्छा, हमारे जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं जिनको हम कहा करेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब किसी सेगमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट कहने के लिए क्या शराइत हैं? उसके लिए भाई 3 शराइत हैं। नंबर 1, हर ऐसा सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू कमाए और खर्चे करे और उसके रिजल्ट्स चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रेगुलरली रिव्यू करे और उसकी सेपरेट रिकॉर्ड्स, डिस्क्रीट रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग हो रही हो, तो हर वो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है जो ये 3 बातें पूरा करे। इस बुनियाद पर हेड ऑफिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं कमा रहा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं कमा रहा। हाँ, कभी फिक्स एसेट इनके सेल हो जाएं वो और बात है, इनका मकसद रेवेन्यू कमाना नहीं है। ओके, अच्छा अब मैं वो उसकी तरफ जाता हूँ, एग्रीगेशन क्राइटेरिया की तरफ। एग्रीगेशन क्राइटेरिया ये होता है कि कई दफ़ा ना हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो ये ज़रा फिक्रा पड़िएगा। एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इज डन व्हेन दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे आप की बेकरी भी है और मिसाल के तौर पे आपकी उसकी बेकरी के साथ जो है वो आप बॉटल्स बना के भी दे रहे हैं। अब आप कहते हैं यार नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों की ईटेबल्स हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है, उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ कस्टमर भी सेम है, इंडिविजुअल्स हैं जो ये बोतलें पीते हैं और बेकरी के आइटम्स खाते हैं, मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट भी सेम है, कोई लोग बेकरी पे आ जाते हैं, कईयों को हम घर डिलीवर कर देते हैं, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी एक ही इनको डील कर रही है। तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं यार अब बेकरी को और बॉटल्स को जो हम बेच रहे हैं अलग अलग बनाना छोड़ो परे, इनको इकट्ठा ही डील कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आपके एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन आप स्टिल उनको एग्रीगेट करके एक ऑपरेटिंग सेगमेंट कह रहे होंगे। डन, क्योंकि उनमें ये 5 बातें कॉमन पाई जा रही हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो हो गया, हमें पता चल गया कौन है। इसके बाद ये CODM है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। अच्छा यार याद रखिएगा, ये इट इज़ नॉट अ मैनेजर, ये कोई मैनेजर का नाम नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन, ये एक काम का नाम है। CODM, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, मे बी CEO, मे बी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मे बी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कोई बंदा नहीं है जिसको स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दी हो, ये ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं जो एक काम कर रहे हो। इसे कहा जाता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। इट मे नॉट बी अ सिंगल मैन। सेगमेंट मैनेजर, सेगमेंट मैनेजर वो होता है जो सेगमेंट को देख रहा हो, बट इट इज नॉट अ मैनेजर, ये भी एक फंक्शन है, काम है। वन मैनेजर कैन हैंडल मोर देन वन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट का हर मैनेजर हो। एक मैनेजर एक से ज्यादा सेगमेंट्स को भी देख सकता है। CODM कैन ऑल्सो बी अ मैनेजर, CODM खुद भी मैनेजर हो सकता है फॉर वन और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो इसलिए सेगमेंट मैनेजर भी एक फंक्शन है, कोई एक मैनेजर का नाम या किसी बंदे का नाम नहीं जरूरी। अच्छा, जिसके बाद IFRS 8 में है कि उन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में यूजर्स को डिस्क्लोज करें। एक बेकरी है,
मिसाल के तौर पे, एक का हमारा फर्नीचर का काम है, एक मेडिसिन का काम है, एक हमारा रियल एस्टेट का काम है, एक हमारा जो है वो मैरिज हॉल्स हैं। अब 5, 6, 7 काम हम इकट्ठे कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल का काम है, इसके साथ हमारा आईटी सर्विसेज देने का काम है, इसके साथ हमारा लैपटॉप बनाने का काम है। अब इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं, सारे यूजर्स को बताने ज़रूरी तो नहीं सेगमेंट वाइज। उसमें फिर जो बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं ना, उनको इकट्ठा किया जाता है, डेट इज कॉल्ड एज, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, डेट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट, जो यूजर को बताने हैं। एन एंटिटी शैल रिपोर्ट सेपरेट इंफॉर्मेशन फॉर ईच रिपोर्टिंग सेगमेंट। जब ये ऑपरेटिंग सेगमेंट हो या फिर कई ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट करके एक बना दिया गया हो, जैसे मैंने आपसे पहले बात की, और ये 10% टेस्ट पास करा हो। सो व्हाट इज 10% टेस्ट, वो मैं डिस्कस करता हूं आपसे। अच्छा, 10% टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आप ना हर सेगमेंट की 3 चीजें पकड़ के लगाते हैं, उसके प्रॉफिट्स, उसकी टोटल सेल। टोटल सेल से मेरा मतलब यह है कि कई दफा सेगमेंट्स इंटरनल सेल भी कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल सेल भी कर रहे होते हैं। इंटरनल सेल का मतलब है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस में सेल, और एक्सटर्नल सेल का मतलब है आउटसाइड वर्ल्ड को सेल कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज है एसेट्स। हर सेगमेंट की 3 चीजें एक सफे पे लिख लें, बेकरी की सेल, बेकरी का प्रॉफिट, बेकरी के एसेट्स। रियल एस्टेट की सेल, रियल एस्टेट का प्रॉफिट, रियल एस्टेट के एसेट्स। ये एक सफे पे लिख के कई सफे आपके पास इकट्ठे हो गए। अब इनको एक टेस्ट से गुजारें। टेस्ट से गुजारने का क्या तरीका है, इसमें एक चैलेंज आता है आपको, वो चैलेंज बड़ा अजीब सा है। वो हो सकते हैं कुछ सेगमेंट्स हमारे प्रॉफिट्स शो कर रहे हो और कुछ सेगमेंट्स हमारे लॉसेस शो कर रहे हो। उसमें फिर कैलकुलेशन बड़ी मजे की बनती है। उसमें जो सेगमेंट्स हमारे प्रॉफिट शो कर रहे हो ना, उनको अलग से जमा कर लेते हैं हम। मिसाल के 3 सेगमेंट प्रॉफिट शो कर रहे हैं, 50, 50, 40, डेट इज 140। 2 सेगमेंट लॉस शो कर रहे हैं, 25, 25, डेट इज 50। अब आप लॉसेस को अलग जमा कर लें, प्रॉफिट्स को अलग जमा कर लें। प्रॉफिट्स और लॉसेस को टोटल करके अलग रख लिया। प्रॉफिट्स का टोटल 145 अभी मैंने बताया, और लॉसेस का टोटल 50। इन दोनों में से हायर उठाएं। नो, व्हाट इज हायर? यस, प्रॉफिट्स इज हायर। अब वो जो प्रॉफिट्स आपने उठा लिए, उसको अब आपने बेस बनाना है 150, 145। 145 का आप लगाएं 10%, व्हाट इज दैट? 14 पॉइंट। अब 14.5 से जो भी ज्यादा है, साइन इग्नोर करके, दैट इज 10% टेस्ट में पास हो रहा है। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको डेटा दिया, सारे 10% टेस्ट में पास हो गए। 14.5 से 50 भी ज्यादा है, 50 भी ज्यादा है, 45 भी ज्यादा है, 25 भी ज्यादा है, 25 भी ज्यादा है। तो 14.5 से जब आपने कंपेयर करना है, तो फिर आपने प्रॉफिट्स या लॉसेस के साइन को इग्नोर कर देना है। तो ये एक तरीका है 10% टेस्ट लगाने का। इसके बाद आपने एक 10% टेस्ट लगाना है ऑन योर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है? बेकरी का टोटल रेवेन्यू है 100, उसमें 50 आपस का है, 50 एक्सटर्नल वर्ल्ड का है, यानी बेकरी ने ही अपने रियल एस्टेट वाले को कोई आइटम सेल किए हैं। और रियल एस्टेट का प्रॉफिट है एक्सटर्नल 70, इंटरनल 30। अब 200 जमा 200, 400 इज कॉल्ड एज अवर टोटल रेवेन्यू। 400 का 10% इज 40। इस 40 को कंपेयर करें हर एक की टोटल सेल से। टोटल सेल अल्लाह का शुक्र है मैंने शायद 100 ही रखी है दोनों की, तो वो 100 इज एक्सीडिंग, इसलिए यहां भी दोनों रिपोर्टेबल बन गए। रिपोर्टेबल मीन्स इस काबिल है कि यूजर को बताएं, और इन द एंड यही टेस्ट आपने एसेट्स पे भी लगाना है। तो द बिट टेक्निकल थिंग इज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड दूसरी साइड पे रेवेन्यूज। एसेट वेरी सिंपल, के हर ऑपरेटिंग सेगमेंट के करंट और नॉन करंट एसेट टोटल कर लें, डेट इज एसेट्स। उन एसेट्स का सबका एसेट्स का लें। अच्छा, एक बात यहां पे याद रखनी है, सवाल आईकैप में बड़े घुमा के आ रहे हैं। अब कई दफा आपको ना ऐसे तंग करने के लिए काम करेगा, वो आपको रियल एस्टेट के एसेट्स दे देगा, वो आपको एसेट्स दे देगा बेकरी के, वो आपको एसेट्स दे देगा आईटी डिपार्टमेंट के, 50, 50, 50, 150, और आपको हेड ऑफिस के एसेट्स दे देगा। अब आप हजरात इन चारों को टोटल करके कोई साइंस मारेंगे, लेकिन ड्यूरिंग दिस टेस्ट यू आर नॉट अलाउड टू टच हेड ऑफिस। आपने उन 3 को जमा करने, 150, 50, 50, दैट इज 150, दैट्स ओवर। 150 का आपने लेना है
10% डेट इज 15, उस 15 से इन 3 को कंपेयर करना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट हेड ऑफिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो फिर इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में क्यों डाल रहे हैं? और उसने क्या लिखा हुआ, लफ्ज पढ़े, assets are 10% or more of the combined assets of all segments, means operating segments. अच्छा, एक ना फिर इसके बाद पंगा और होगा कि आपने ना इन टेस्ट को लगा के अपने 3-4 इदारे आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमारे रिपोर्टेबल हैं। फिर आपने एक काम करना है, इन तीनों का ना एक्सटर्नल रेवेन्यू लिखना है। एक्सटर्नल रेवेन्यू से मुराद है सिर्फ वो वाला रेवेन्यू जो बाहर के वर्ल्ड को हो रहा है। वो कैसे लिखना है आपने? वो आपने लिख लिया, जी मेरे बेकरी का एक्सटर्नल रेवेन्यू है मिसाल के तौर पे 70, मेरा रियल एस्टेट का एक्सटर्नल रेवेन्यू है 30, मेरा आईटी का एक्सटर्नल रेवेन्यू है 50, टोटल हो गया 150। इस 150 को आपने सामने रख लेना है। इसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना है, जिसमें आप छोटी मोटी चीजें हो सकते हैं बेच रहे हो, आप कोई लेजर लाइट्स बेच रहे हो, आप हो सकते हैं डोर्स बेच रहे हो, आप हो सकते हैं कोई कीज बेच रहे हो। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पकड़ना है। ये P&L वाली सेल होती है, ये P&L वाली सेल होती है, क्योंकि P&L में याद रखिएगा एक्सटर्नल सेल ही जाती है सिर्फ। उसका आपने लगाना है 75%। उसका 75% फर्ज करें इन तीनों के टोटल से ज्यादा आ गया, इसका मतलब है आप अच्छा खासा रेवेन्यू यूजर को रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब आप अगला काम करें, आप ना जो बाकी इदारे बच गए हैं आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, उनमें से जिसका सबसे ज्यादा एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो उठाएं और वो उठा के उन 3 के एक्सटर्नल रेवेन्यू में जमा करें और जमा करके इसको एक्सटर्नल सेल्स से डिवाइड करें अपनी। वो जो टोटल एक्सटर्नल सेल है ऑर्गेनाइजेशन की, टोटल से मुराद मेरी टोटल इंटरनल एक्सटर्नल मिला के नहीं, यानी सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल, उससे कंपेयर करें। कंपेयर करने का ये तरीका होगा कि एक्सटर्नल सेल का आप 75% लेके रख लेंगे और फिर आप 4 की एक्सटर्नल सेल के टोटल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 3 से आपका गुजारा नहीं चल रहा था। अब अगर आपका 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट पास हो गया है, अब आपको कोई और सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगला टेस्ट है। इसके बाद फिर आपके बच जाएंगे नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो छोटी मोटी सेल है जिनकी, और उनको फिर क्या करें, उनको ऑल अदर सेगमेंट्स को इकट्ठा करके डाल दें, उनको फिर डिस्क्लोज करना अलग अलग जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब 2 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि एक हमारा कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट था जो कि इस साल आइडेंटिफाई हुआ 10% टेस्ट की वजह से। पिछले साल बेचारा 10% टेस्ट में पास ही नहीं हुआ था। अब पिछले साल था 8%, इस साल है 12%। अब इस साल जब मैं उसे डिस्क्लोज करूंगा, डिस्क्लोजिंग अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन करंट ईयर व्हेन इट मेट थ्रेशोल्ड इन प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये दूसरी बात है, पहले मैं अगली वाली बात करता हूं। मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था कि इस साल है 12%, बोले इस साल है 12% और पिछले साल क्या था 8%। अब इस साल तो डिस्क्लोज करना ही करना है क्योंकि मोर देन 10 है। अब पिछले साल मैंने डिस्क्लोज किया होगा या नहीं किया होगा? नहीं किया होगा, क्योंकि वो 10% से। क्या मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पिछले साल की रीस्टेट करूं? जवाब है रीस्टेटिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इफ थ्रेशोल्ड मेट इन दिस ईयर बट नॉट इन ईयर। ये ईयर का आर एंड पे नहीं लगा हुआ, इन प्रीवियस ईयर। अच्छा, सेगमेंट डाटा for a prior period for comparative purposes shall be restated to reflect the newly reportable segment. इसको रीस्टेट करेंगे बोलें या नहीं करेंगे? रीस्टेट करेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर मोहतरम एक छोटी सी बहस है, वो ये है कि अनलेस कि आप कह दें नेसेसरी इंफॉर्मेशन डेवलप करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इतनी कॉस्ट इनकर हो जाएगी प्रीवियस इंफॉर्मेशन डेवलप करने के लिए, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि डाटा अवेलेबल हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट एक और, इज इट पॉसिबल कि, अब वो जो ऊपर वाला हमारा रह गया था, इज इट पॉसिबल कि इस साल किसी का 7% टेस्ट हो, टेस्ट का रिजल्ट 7% आए और पिछले साल 16% था?
अब वो पिछले साल तो रिपोर्टेबल था, लेकिन इस साल क्या बन गया? नॉन रिपोर्टेबल। उसका क्या करें, उसका क्या करें, उसका क्या करें? रिपोर्ट करें या ना करें? ठहरो ना, पढ़ो क्या कहता है स्टैंडर्ड। डिस्क्लोजिंग एज रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द ईयर when it met threshold in previous year but not in, क्या करें? Let's disclose if management judges में डी आएगा ना, disclose if management judges it of continuing significance। मैनेजमेंट समझे कि ये continuing significance का है। डन।